Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. I am Shahad Waheed, your biology teacher. My dear students, we have started a very important topic, rather a revolutionary topic in the field of biology, that is biotechnology. आज हम उसका एक बहुत ही important topic पढ़ रहे हैं and that very topic is genomic library. हम genomic library को क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम genomic library क्यों बनाना चाहते हैं और हम जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं, इन सारी बातों का जवाब देने के लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड. सो लेट्स गो देयर. यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज करते हैं एक खूबसूरत दुआ के साथ. और दुआ आपको पता है मेरी महबूब दुआ कौन सी है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, राइट. तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ आगाज करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जीनोम फर्स्ट. मेरे पास एक इंडिविजुअल हो, वो एक वायरस भी हो सकता है, वो एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, वो कोई प्लांट हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है या खुद हजरत इंसान हो सकता है. कोई भी इंडिविजुअल हो मेरे पास, उसकी सारी जीन्स को मैं कलेक्टिवली क्या कहता हूं, जीनोम. सारी जीन्स को मैंने इकट्ठा कर लेना है, तो वो एग्रीगेट और एग्रीगेशन ऑफ द जीन्स will be called as the genome. Right, a set of complete genes of an organism is called its genome. अब इस पर्टिकुलर जीनोम को मैंने इस्तेमाल करना है टू मेक अ लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी से मुराद मेरे पास क्या है कि मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सारे जीन्स को क्या करूंगा, उसे मैं उठा के किसी बैक्टीरियोफेज के साथ या किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर बाय मींस ऑफ व्हाट अ प्लाज्मिड उसको क्लोन कर लूंगा, राइट. तो क्लोनिंग या बैक्टीरियोफेज के अंदर जीन्स के रखने के दो वेज हो सकते हैं. या तो वो हो सकता है इंडिविजुअली, मुमकिन है कि मेरा इंटरेस्ट किसी एक जीन के साथ हो, और ये भी हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सारे जीन्स के साथ हो. पर्टिकुलरली अगर वो वाला इंडिविजुअल एंडेंजर्ड स्पीशीज जोन में जा रहा है या एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच गया है, तो इट इज माय ड्यूटी बीइंग द ज़ूलॉजिस्ट, बीइंग द बायोलॉजिस्ट, कि मैं उस ऑर्गेनिज्म के इस दुनिया पे सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाऊं. तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस ऑर्गेनिजम्स के बहुत ही वाइटल किस्म के जीन्स की पूरी लाइब्रेरी बना के अपने पास रख लूंगा कि अगर जरूरत पड़े तो शायद हम उस ऑर्गेनिज्म दोबारा से क्रिएट कर सकें. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. मुमकिन है मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक जीन में हो, और ये भी हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट उसकी कलेक्टिवली ओवरऑल सारे जीनोम को प्रिजर्व करने का इरादा हो. तो जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इनफैक्ट आई एम गोइंग टू मेक अ लाइब्रेरी ऑफ द जीन्स, राइट. आपको ये बात पता है कि जब भी हम लाइब्रेरी बनाते हैं तो उस लाइब्रेरी को हम कैटेगराइज करते हैं, हम उसकी प्रॉपर लेबलिंग करते हैं. सेम ये वाला काम अपनी जीन्स के साथ भी करेंगे. नॉट ओनली हमें ये पता होगा कि हमारे पास टोटल जीन्स कितनी हैं, बल्कि हमें उन पर्टिकुलर जीन्स की स्टोरेज लोकेशन का भी पता होगा कि मैंने इस पर्टिकुलर जीन को किस वेक्टर के साथ बाइंड करके कहाँ सेव किया हुआ है, राइट. तो ये जो एक टेक्निक है किसी पर्टिकुलर जीन को या पूरे के पूरे जीनोम को किसी वेक्टर के साथ बाइंड करके उसके मल्टीपल क्लोन्स बना के उसे सेव कर लेना फॉर द फ्यूचर यूज, इट इज कॉल्ड एज अ जीनोमिक लाइब्रेरी. अब हम देखते हैं कि अगर हम जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म की, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टेप लिखे हैं. तो सबसे जो पहला स्टेप है मेरे पास वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. आप लोगों के पास ये क्या हो सकता है, कोई यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है, और मुमकिन है यहाँ पे कोई बैक्टीरियल सेल हो, तो बैक्टीरियल सेल को भी यहाँ ड्रॉ किया जा सकता है. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दिस वन, इट इज वेरी स्मॉल. और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे सिंपल एक वायरस की शक्ल ड्रॉ कर लें, ठीक है. यू नो कि वायरस बैक्टीरिया से भी काफी ज्यादा छोटे होते हैं. तो कोई भी इंडिविजुअल है मेरे पास, इट मे बी द वायरस, इट मे बी द बैक्टीरिया, इट मे बी द plant cell from plant kingdom, or it may be the cell from the animal kingdom, or it may be the cell for human being. हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का
सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे। अब डीएनए की आइसोलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टीपल स्टेप से कैसे हम उसे गुजारते हैं, और गुजारने के बाद इवेंचुअली हम उस पर्टिकुलर डीएनए को एक खास किस्म की वाइल में सेव कर लेते हैं, जिसे हम एपेंडॉफ कहते हैं। इट इज अ ट्यूब विद अ वेरी स्पेशल कैप। ठीक है, हम इसे बंद कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग वैक्स की लेयर्स लगा सकते हैं प्रॉपर्ली सेव करने के लिए। तो उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, फर्दर रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आइसोलेशन ऑफ द डीएनए ईदर फ्रॉम द वायरस, ईदर फ्रॉम द बैक्टीरियम, ईदर फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द प्लांट किंगडम और फ्रॉम द एनिमल किंगडम। अगला स्टेप मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास स्टेप नंबर 1। हम इसको यू ले लेते हैं, स्टेप नंबर 1। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपके पास जो भी ऑर्गेनिज्म है, आप उसके सारे के सारे डीएनए को निकालने के बाद क्या करोगे, आपको पता है कि वी हैव गॉट वेरी वेरी स्पेसिफिक मोलेकुलर सीजर्स एंड वी कॉल देम एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो हम क्या करेंगे कि हम इस डीएनए के अंदर मल्टीपल क्या डाल देंगे, एंडोन्यूक्लियसेस डाल देंगे, जो डिफरेंट जगहों से मेरे जीन्स के फ्लैंकिंग एंड्स पर कट लगा देंगे। आपको ये बात भी बताई गई थी कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी एंडोन्यूक्लियस के साथ जीन के पार्ट को कट ना होने दें, बल्कि उसके जो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम एरियाज है वहां पे कट लगाएं। जीन यहाँ के दरमियान में से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ के खत्म हो रहा है, तो हम उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एरिया से इस पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस को कट करते हैं, बिकॉज कि एक कटा हुआ या इनकम्प्लीट जीन तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने इस पर्टिकुलर जीन को डिस्टर्ब किए बगैर उसके स्टिकी एंड्स क्रिएट करने होते हैं। ये बात आपको पहले से बताई गई। अब फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि मैंने इस वे से 3 डिफरेंट जीन आइसोलेट कर ली, फॉर एग्जांपल जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। तो पहला काम ये था कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जितनी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं उतनी ज्यादा जीन्स आइसोलेट कर लें। हम इसको ABC के बाद डॉट लगाते हुए इस तरीके से हम इसे अप टू n लेकर जा सकते हैं कि जितना ज्यादा आप रिसर्च करते जाएंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों को जीन्स मिलती चली जाएगी। तो पहला काम तो ये था कि टू हार्वेस्ट आउट द जीन्स दैट वी वांट टू रियली पुट इनटू द जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या किया, तो हमने डीएनए निकाला और उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट किया, तो मेरे पास मल्टीपल जीन्स आ गई जिनके स्टिकी एंड्स थे। अब हम देखते हैं कि हम इन स्टिकी एंड्स वाले डीएनए को फर्दर कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस हकीकत से भी आशना है, ये स्टेप भी हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सेट करते हैं एक सूटेबल वेक्टर। आपको पता है मेरे पास वेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगी, आगे लेके चलेगी, कैरी फॉरवर्ड। आपको पता है कि वेक्टर इज बेसिकली समथिंग लाइक अ व्हीकल, एक ट्रेन की तरह से है, एक एरोप्लेन की तरह से है, एक घोड़े की तरह से है, जो मेरे जीन को क्या करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के काम आता है। देयरफॉर वी कॉल इट इज अ व्हीकल, राइट। सो इस पर्टिकुलर व्हीकल के को हमने डाइजेस्ट करना है उसी एंजाइम के साथ कि जिसके साथ मैंने अपनी जीन को डाइजेस्ट किया था, राइट। देखिए इसके वैसे ही एंड्स हैं जैसे कि मेरी जीन्स के एंड थे। फिर हम क्या करते हैं, आपको ये बात भी पता है कि हम यहाँ पे एंजाइम ऐड करते हैं, और उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम मेरे पास क्या था, लाइगेज, राइट। और जब हम यहाँ पे एंजाइम ऐड करते हैं लाइगेज, तो फिर ये वाला मेरा जीन, राइट, ये करता है, ये अपने आप को उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के साथ क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। तो जब वो ऐड करेगा तो ये मेरे पास बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। आपको याद है कि हमने वहां पे 3 डिफरेंट जीन आइसोलेट किए थे, तो हमने वो तीनों की तीनों डिफरेंट जीन्स इस वक्त इस पर्टिकुलर वेक्टर के डीएनए के साथ मिला दी। आपको मैंने डिफरेंट किस्म के वेक्टर्स के नाम बताए थे। जैसे आपको याद होगा हमारे पास एक आर्टिफिशियल यीस्ट क्रोमोसोम था, इस तरह से हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम भी बनाया हुआ है। आपको याद है कि हमारे पास प्लाज्मिड्स भी होते हैं, आपको याद है कि हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस के डीएनए भी हो सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज के साथ मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाइंड कर सकता हूं, लेकिन उस काम के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए
जिसका नाम क्या था, लाइगेज। आपको ये वाली बात भी पता है कि अगर मैं ये काम करना चाहता हूं तो मुझे दोनों किस्म के डीएनए को, मींस जिसको मैंने लाइब्रेरी बनानी है और प्लाज्मिड, दोनों के डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसे लाइगेज एंजाइम के साथ ट्रीट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि लाइगेट का मतलब होता है नॉट लगा देना, गिरा लगा देना, को आपस में जोड़ देना, वेल्ड कर देना। तो वंस दे आर वेल्डेड दे विल बिकम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स। तो ये आप देख रहे हैं कि अब हमने इन पर्टिकुलर जीन्स के साथ जब इन तीनों जीन्स को जोड़ लिया है तो अब मेरे पास 3 डिफरेंट क्या बन गए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स। नो व्हाट इज आवर नेक्स्ट जॉब, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर जीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम प्रॉपर एक टेक्निक यूज करते हैं, एंड दैट वे टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आता है, यानी कि वो जीन जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं आफ्टर द एडिशन वो वाला जीन यहाँ पे मुझे नजर आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सक्सेसफुल अटैचमेंट या लाइगेशन हो गई है। अब उस पर्टिकुलर लाइगेटेड किसको, वेक्टर को या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अब हम एक ऐसे बैक्टीरिया की बॉडी में डालेंगे जिसे हम लोगों ने एक खास प्रोसेस से ट्रीट किया है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेसिस। ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर मैं बैक्टीरिया के बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाऊं तो बैक्टीरिया की जो वॉल्स के पोर्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, और अब उन बड़े बड़े पोर्स में से जो ये वाले जीन्स वाले प्लाज्मिड्स हैं दे कैन ज्वाइन इन, यानी कि एक ऐसा वेक्टर भी हो सकता है जिसमें जीन ए हो, एक ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसमें जीन बी हो, और एक ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसमें जीन सी हो। याद रखने वाली बात यह है कि हमने सिंबॉलिकली एक बैक्टीरियम यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन डेफिनेटली अगर मेरे पास 3 डिफरेंट जीन्स हैं तो मैं 3 डिफरेंट बैक्टीरियल कल्चर इस्तेमाल करूंगा। राइट, फर्स्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास एक ऐसा बैक्टीरियम का ग्रुप आ गया है कि जिसके पास जीन ए है, दूसरा बैक्टीरियम का ग्रुप वो है जिसके पास जीन बी है, तीसरा वो जिसके पास जीन सी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बन गए या नहीं? तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको एक न्यूट्रिएंट मीडियम, ये मैं पेट्री डिश लेता हूँ, और उस पर्टिकुलर पेट्री डिश के अंदर यू नो वेरी वेल कि हम ऐड करते हैं एगर। एगर ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर फिर हम इन तीनों किस्म के ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को क्या करेंगे, स्ट्रीक करेंगे। बहुत दफा बताया आपको स्ट्रीक करना क्या होता है कि ऊपर लाइंस लगा देते हैं, और लाइंस लगाने के बाद क्या होता है, हम उसे इंक्यूबेटर में प्लेस कर देते हैं। इंक्यूबेटर में प्लेस करने के बाद हम होप करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाले बैक्टीरिया की यहाँ पे ग्रोथ आ जाएगी, और हम अपने इस वाले केस में वी आर दैट मच लकी कि अब मेरे पास ये तीनों पेट्री डिश यहाँ पे प्रेजेंट है और मेरे तीनों डिफरेंट किस्म के जीन्स वाले बैक्टीरिया ग्रो कर गए। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या वाकया ही उस पर्टिकुलर जीन को रखते हैं नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल कॉलोनी की स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। राइट, स्क्रीनिंग हम एक ही क्या कर सकते हैं, प्लेट के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये किया कि मैंने यहां से बैक्टीरिया उठाए, राइट, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। राइट, हम यहां से बैक्टीरिया कॉलोनी उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लेट ए से, उसको मैंने इस जोन में रख दिया। राइट, और जो ये दूसरी प्लेट है उसको फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, और जो तीसरी किस्म की कॉलोनीज हैं फॉर एग्जाम्पल उन्हें मैंने यहां प्लेस कर दिया। अब 3 डिफरेंट किस्म की कॉलोनीज मैंने एक ही पेट्री प्लेट के अंदर क्या कर दी है, ग्रो कर ली है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन पर्टिकुलर जीन्स का, इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ आई कैन फाइंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज जीन्स, बिकॉज कि वी नेवर प्ले ब्लाइंडली। हम पंजाबी का वर्ड यूज कर रहा हूं, हम अन्नेवानी खेल रहे होते हैं। हम हर स्टेप को करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि वेदर ये वाला स्टेप हो चुका है या नहीं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या जो प्रोसेस इतनी मेहनत से मैंने ऑपरेट किया है तो उसके रिजल्ट में मेरे पास वाकई ऐसे क्लोन्स प्रोड्यूस हो गए जिनके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। तो उस पर्पस के लिए मुझे करनी पड़ती है क्या, स्क्रीनिंग। अब हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, लुक एट दिस। मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जीन बी के बारे में ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर जीन के कोरेस्पॉन्डिंग एक यूनिस्ट्रैंडेड, एक सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए प्रोब बनाऊंगा जो डेफिनेटली इस जीन के स्टिकी एंड से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। राइट, अब अगर मेरा बैक्टीरिया क्या रखता है, ये वाला जीन, तो वो वाला प्रोब जाके इस पर्टिकुलर जीन के साथ बाइंड कर जाएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर वो सक्सेसफुल बाइंड हो गया तो इसका मतलब ये है
कि मेरे जीन की प्रेजेंस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कंफर्म हो गई, राइट। अब इस पर्टिकुलर चीज से अगर मैंने अपनी सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब को बाइंड कर लिया है तो फिर उसको मैं देखूंगा कैसे? तो उसका आंसर ये है कि नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, कि प्रोब का मतलब होता है पूछना, उसको जानना कि तुम यहाँ पर प्रेजेंट हो या नहीं। जैसे हम क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं, हम नाम बोलते थे, स्टूडेंट बोलता है कि यस सर और यस मैडम, व्हाटएवर यू वांट टू से, राइट। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोब को मैंने बाइंड तो कर लिया है, अब मैंने उसकी प्रेजेंस को चेक करना है। तो सवाल ये है कि प्रोब ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रेजेंस को मैं डिटेक्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग उस प्रोब को या तो बनाते हैं क्या फ्लोरेसेंट, और या फिर हम उसे बनाते हैं रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल कि अब जो प्रोब मैंने यहाँ पे अटैच किया है समथिंग लाइक इट, ये जो प्रोब है इट इज रेडियो एक्टिव। फर्स्ट के लेते हैं, मैं लिखता हूं ये क्या है कि ये एक रेडियो एक्टिव प्रोब, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न डिश को उठाऊंगा और उसे उठा के मैं किसी एक्सरे फिल्म के ऊपर इसके प्रिंट ले लूंगा और देख लूंगा कि क्या वेदर ये वाला जीन यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। अगर जीन प्रेजेंट होगा तो मेरा प्रोब उसे सक्सेसफुली बाइंड हो जाएगा और वो वाला जीन चमकना शुरू कर देगा। तो ये चमकता हुआ जीन इस बात की गमाजी करता है, इस बात की निशानदेही करता है कि हमने सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर जीन को इस वेक्टर के साथ बाइंड भी कर लिया है और उसकी मल्टीपल क्लोन्स बना के अपने पास रख भी लिया है। Now you can write appropriate, you can say address, and you can save it in your, you can say freezers at minus 80 degrees Celsius, where they can live for years or millions of years without being disturbed. तो इस तरीके से जेनेटिक लाइब्रेरी बनाते हैं। My dear students, ये वाला काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। Look at this. अब ये सारे प्रोसेस को मैं ड्राइंग से नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के लिए एक एनिमेशन बनवा रहा हूँ। एनिमेशन में देखिए क्या हो रहा है। लुक एट दिस एनिमेशन, वी आर टेकिंग द वायरसेस, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि वायरस जाके बैक्टीरिया पे अटैक करे तो मुझे एक स्पेसिफिक किस्म का वायरस लेना पड़ेगा, एंड दैट वेरी स्पेसिफिक वायरस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। पढ़े लिखे बच्चे हैं, लास्ट ईयर आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किए बैक्टीरियोफेजेस। फेजी का मतलब होता है खा लेना। जब हम लोगों ने वायरसेस को बैक्टीरिया की कॉलोनी पर लगाया था तो उन वायरसेस ने बैक्टीरिया को खा लिया था, इसी में नाम कर दिया था बैक्टीरियोफेजेस, राइट। याद करें, येलो बॉक्स में चैप्टर नंबर 5 में आपकी बुक में लिखा हुआ था। अब हम बात ये कर रहे हैं कि हम बैक्टीरिया के अंदर वायरस के जीन्स को क्लोन करवा सकते हैं। इट इज अ वेरी नेचुरल एंड वेरी इजी प्रोसेस। उस पर्पज के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें वायरस के डीएनए या आरएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो पहला काम तो हम ये करते हैं। उसके बाद क्या होता है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स कि जब मैं वायरस की बात करता हूं तो उस केस में क्या होता है कि इसके एंड्स फ्लैंकिंग नहीं होते, स्टिकी नहीं होते, तो वी हैव टू ऐड, लुक एट दिस। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस बिल्कुल स्ट्रेट कटे हुए डीएनए के एंड पर ऐड कर रहे हैं खुद से स्पेसिफिक किस्म की क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जो उसको क्या बना रहे हैं, स्टिकी बना रहे हैं। जाहिर है कि मैं इनको ऐड कर सकता हूं खुराना टेक्निक के साथ। आपको याद होगा हरगोविंद खुराना ने न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के खुद से पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स बना ली थी, राइट। इस तरह से हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आफ्टर मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे कि हम जिस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे बाय मींस ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेस, और मेरे पास उस ऑर्गेनिज्म के सारे जीनोम के मल्टीपल पीसेस बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट किस्म की क्या लेंगे, ट्यूब्स लेंगे और उनके अंदर दो चीजों को इकट्ठा डाल देंगे, जीन प्लस बैक्टीरियोफेज का मॉडिफाइड डीएनए। जब इस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ हमारा डीएनए बाइंड हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए होगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। फिर हम इसे पुट कर देंगे इनटू प्रोटीन कोड्स ऑफ द वायरसेस, ठीक है। तो प्रोटीन कोड के अंदर जब इसे इंसर्ट कर देंगे तो ये दोबारा से क्या बन गए, वायरॉन्स बन गए। नाउ दे कैन एक्टिवली अटैक द बैक्टीरियल सेल्स। तो फिर हम इन्हें भेज देंगे कि नाउ गो एंड जॉइन द बैक्टीरियल सेल्स। तो बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि नॉर्मली ये कायम करते हैं क्या, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड एज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो जब भी बैक्टीरिया के ऊपर आके बैक्टीरियोफेजेस अटैक करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे,
मास्टर्स, बैक्टीरिया की बॉडी क्या बन जाएगी? स्लेव. नाउ बैक्टीरियल मिशनरी विल मेक एवरीथिंग फॉर द वायरसेस, नथिंग फॉर द बैक्टीरिया. तो एक वक्त आएगा कि जब बैक्टीरिया की बॉडी में सारे के सारे क्या बन जाएंगे? क्लोन्स बन जाएंगे उसी वायरस के. अब हम क्या करेंगे कि हम उन पर्टिकुलर क्लोन्स को आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद उन्हें सेव कर लेंगे. तो ये भी एक और मेथड है जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने का. इसके लिए मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, हमें करना क्या पड़ता है. नंबर 1, हमें सबसे पहले आइसोलेट करना होता है वायरस का डीएनए, फिर उसके एंड्स को मिस्टिक बनाना होता है. नंबर 3 पे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उससे बाइंड करना होता है. नंबर 4 पे उस मॉडिफाइड डीएनए को वापस बैक्टीरियोफेज के कोट में डालना होता है. 5th स्टेप पे हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरियोफेज को कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर बैक्टीरिया को अटैक करो, और बैक्टीरिया की बॉडी में जाने के बाद दे डेवलप मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, राइट. सो बैक्टीरिया विल मेक ऑल एंड एवरीथिंग फॉर वायरसेस. तो वायरसेस क्या करेंगे? अपने क्लोन्स बना लेंगे और हम उन क्लोन्स को सेव कर लेंगे. तो इस तरीके से जहां वायरस का डीएनए सेव हुआ उसके साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी सेव हो गया, और ये मेरे पास एक लैम्डा फेज कॉलोनियल क्या बन गई? जीनोमिक लाइब्रेरी बन गई. इस तरीके से हम डिफरेंट किस्म के टेक्निक्स यूज करते हैं टू क्रिएट डिफरेंट जीनोमिक लाइब्रेरीज. आइए देखते हैं कि हम इन जीनोमिक लाइब्रेरीज को बनाना तो सीख गए हैं, लेकिन इसके अलावा ये हमारे कहाँ कहाँ और इस्तेमाल हो सकती है. तो उसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड वेयर वी विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी. यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप मेरे पास क्या है कि हेल्प्स इन डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स. हम लोग करते क्या हैं? जैसे बताया है कि हम लोग डिफरेंट पर्टिकुलर जीन्स को क्लोन्स बना के अपने पास सेव कर लेते हैं, और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस क्या है और ये कहाँ सेव्ड है. तो पहला काम तो ये कि हम डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन्स बना के अपने पास सेव कर लेते हैं. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फार्मास्यूटिकल जीन. आप में से कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि कोई ऐसा जीन भी है जिसकी मेरे पास फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हो सकती है? तो आंसर इज यस. बिल्कुल आपने सही बोला है. आप में से एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर इट इज अ जीन ऑफ इंसुलिन. तो परफेक्ट आंसर. हम ह्यूमन इंसुलिन जीन को भी जीनोमिक लाइब्रेरी में सेव करते हैं और कर सकते हैं. फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है ग्रोथ हार्मोन. बिल्कुल ठीक, ग्रोथ हार्मोन की बात आप लोगों के साथ हुई, वो भी ऐसा ही है. तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सी ऐसी जीन्स हैं कि जो मेरे पास क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की है. फॉर एग्जांपल हमने बात की थी थैलेसीमिया के जीन्स की, हमने बात की थी सिकल सेल हीमोग्लोबिन के नॉर्मल जीन की, राइट. इस तरीके से रोडोप्सिन लाने वाले जीन्स की, मेनी जीन्स इन द बॉडी. तो ये सारे के सारे जो जीन्स हैं वो फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं. तो हम उनको भी सेव कर लेते हैं. आपको याद जब मैंने पढ़ाया था कि अगर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इसी को अपने बार बार यूज करना है और बार बार हमें इसे बनाते रहना है और उससे मार्केट करके पैसे कमाते रहना है. अब चलते हैं नंबर 3rd पॉइंट पे, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू जीन्स. ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है माय स्टूडेंट्स. वो क्या है कि हम इससे उन जीन्स को भी पता लगा सकते हैं जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था. भाई क्यों नहीं पता था? इसलिए कि ये वाले जीन्स किसी ऐसी जगह पर पड़े हुए थे कि जिनको साथ वाले नेबर्स, आपने पढ़ा है प्लायोट्रोपी, आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ा ना आप लोगों ने. तो आपने इसमें देखा था कि जो जीन्स होते हैं वो रिमोटली भी कंट्रोल हो रहे होते हैं. तो जब जीन एक रिमोटली कंट्रोल होगा तो मुमकिन है वो अपने आप को किसी खास एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस ना कर पाए. हम उससे बोलेंगे दैट इज बेसिकली अ साइलेंट जीन. तो साइलेंट जीन मुमकिन है उस ऑर्गेनिज्म के लिए बेकार हो, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो बड़ी वर्थवाइल चीज हो. तो हम उन पर्टिकुलर सोए हुए न्यू जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज. देन इसकी एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जीन. हमने इसको एक और सेंस में यूं भी पढ़ा हुआ है कि हम देखते हैं कि जीन्स में एवोल्यूशन कैसे होती है, जीन्स कैसे इवॉल्व होते हैं थ्रू आउट द होल एनिमल किंगडम. और अगर हम सिर्फ इंसान की बात करें तो इंसानी पॉपुलेशन को वही बात है 60,000 साल पहले या 10,000 साल पहले या 20,000 पहले वो जीन कैसा था और आज वो किस एवोल्यूशनरी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, उसके अंदर कैसे चेंजेस आ रही हैं, वो कैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है. ये सारी बातें भी हमें पता चली जब हम लोगों ने जीन्स की प्रॉपर क्या की लाइब्रेरीज बनाई और उनके इफेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया. फिर
अगर हमारे पास एक जीनोमिक लाइब्रेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है और हमें उसके बारे में वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यही वो जीन है, हमने सारे टेस्ट उससे कर लिए, उसी एक्सप्रेशन हमने चेक कर लिया कि यस ये वही जीन है जो बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि मैं उस पर्टिकुलर जीन को जीनोमिक लाइब्रेरी से निकालूंगा और उसे किसी भी वक्त किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लूंगा। तो ये मेरे पास एक ईज भी हुई, मेरे पास एक फैसिलिटी भी हुई कि अगर ऑलरेडी मेरे पास एक जीन जीनोमिक लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है तो मैं जब चाहूँ उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के उसको किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकता हूँ, ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बना सकता हूँ। एक और किस्म की लाइब्रेरी मेरे पास कहलाती है cDNA लाइब्रेरी। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है, ये भी आपको पता है कि हम ये कैसे बना रहे होते हैं। तो cDNA लाइब्रेरी हेल्प्स इन रिवर्स जेनेटिक्स। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने कैसे बनाया था, ठीक है। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम लोग डिफरेंट किस्म के जीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, प्रोटीन बनवा सकते हैं, आरएनए बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से cDNA लाइब्रेरी ये भी एक और बड़ी ही काम की चीज होती है। cDNA लाइब्रेरी का एक और बड़ा यूनिक फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन आइसोलेशन ऑफ होमोलोगस जीन्स। बहुत दफा बताया आप लोगों को व्हाट आर बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो इस लिहाज से होमोलोगस जीन्स कैसी होती है और कहाँ लोकेट करती है, ये सारी बातें आप लोगों से डिस्कस हो चुकी हुई हैं। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकल एप्लीकेशन cDNA लाइब्रेरीज की ये होती है कि हम उसकी मदद से एंटीबॉडीज की सिंथेसिस कर सकते हैं। भाई अगर मेरे पास जीन है तो मेरी उस पर्टिकुलर जीन से एक्सप्रेशन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। वंस वी हैव गॉट द जीन देन वी हैव द एक्सप्रेशन एंड दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड दोज प्रोटीन्स दैट हैव द एबिलिटी टू फाइट विद फॉरेन एंटीजेंस दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। Sometime we have to have multiple antibodies, but sometimes we have to have monoclonal antibodies. In both cases, very important thing is definitely the tool that we have in our hands that is called as a genomic library. So it is not always true कि हम बार बार व्हील को ही घुमाते रहें और एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन करते रहें। इसकी किस्मत ये है कि अगर मेरे पास एक जीन ऑब्टेन हो गया है, उसको मैंने रिसर्च कर लिया, उसके बारे में तमाम पैरामीटर्स एट्रीब्यूट वेरीफाई हो गए हैं, तो बजाय इसके कि मैं सब लोगों से कहूँगा तुम ये जीन दोबारा आइसोलेट करो, दोबारा से उसको उसकी क्या करो एक्सप्रेशन देखो, बेहतर है कि इसी जीन को सेव कर लिया जाए और उस पर्पज़ के लिए हम उसको प्रॉपर मल्टीपल जगहों पे क्लोन करके सेव करते हैं एंड दैट वेरी सेफ थिंग इज द जीनोमिक लाइब्रेरी फॉर दैट पर्टिकुलर जीन। हम बीइंग साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिर उस जीन पे काम छोड़ते हैं और अगली जीन के ऊपर जंप कर जाते हैं, बिकॉज दिस फील्ड इज वेरी वास्ट, इट इज वेरी एनॉर्मसली लार्ज, इमेंसली लार्ज, यू कैन से एक डिपार्टमेंट है जिसपे कॉन्स्टेंटली रिसर्च होती चली जा रही है। आई होप कि आपको जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी आ गई होगी, फिर आपको ये पता चल गया होगा जीनोमिक लाइब्रेरी हम क्यों बनाते हैं, फिर आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि हमारी मेडिकल प्रोफेशन में, हमारे जेनेटिक्स में और हमारी बायोटेक्नोलॉजी में इस पर्टिकुलर जीनोमिक लाइब्रेरी की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। इस दुआ के साथ कि आप इस सारे नॉलेज को इफेक्टिवली यूज करें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट इज द मेराज ऑफ इंसानियत। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान हो और इंसान की खिदमत कर सकते हो। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको बहुत अच्छा इंसान बनाए, आप अपने वालिदैन का बहुत अच्छा ख्याल रखें और जब नमाज पढ़ें हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।